हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान। आज जो हम करेंगे यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आपको करना है, सोचना है, विचारना है और एनालाइज करना है। ये 20 एमसीक्यू जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखेंगे और इसमें जो है हर एक बात को एनालाइज किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन पेपर। ये कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए है और ये हमारा जो टॉपिक है ये है सोशल साइंस, यानी देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के जो एमसीक्यू आया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और देखा जाए तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाता है। इसके जो है यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको देखना है, समझना है और अपने कॉपी पे नोट करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आया है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पद का क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत क्लियर है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किसके बराबर होता है और क्या होता है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या पद होता है भारत के राजनीतिक में। अगर ऑप्शनों पर हम नज़र डालें तो ऑप्शन ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्टेटर का नामांतरण प्रमुख होते हैं, या बी राज्य का वास्तविक प्रमुख होते हैं, या सी राज्य का वंशगत प्रमुख होते हैं, या इनमें से कोई बात सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी की तरह है। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं ब्रिटेन के जो है महारानी की तरह ही इनका पद ग्रहण होती है। ये कार्य काफ़ी हद तक जो है औपचारिक होते हैं। इनके जो कार्य होते हैं औपचारिक मात्र होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते, औपचारिक होते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के समग्र कामकाज की निगरानी करते हैं ताकि वह राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव में काम करे। तो देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम मात्र का ही होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के महारानी की तरह ही इनके कार्य प्रणाली होते हैं और ये कार्य प्रणाली जो होते हैं औपचारिक तौर पे होती है। तो देखा जाए तो यहाँ अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, स्टेटर का नामांतर प्रमुख है। यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, स्टेटर का नाम मात्र प्रमुख होता है भारत में राष्ट्रपति का पद। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही साधारण है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। नो दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ऑप्शन पे अगर हम नज़र करें तो तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी। देखा जाए दोस्तों तो कहते हैं भारत में साक्षरता दर अभी भी जहाँ का तहाँ ही है। चाहे जितने मर्जी मंत्री लोग अपने आप को शाबाशी दे लें और जितना मर्जी अपने आप को अच्छे कह लें, लेकिन भारत की साक्षरता दर जो है यहाँ पर जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को भी नहीं मिला है। और ये सच्चाई है, ये भली भांति सच्चाई है। आज सरकार सिर्फ बच्चों को पास कर रही है, बच्चों के अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि भारत को जो है साक्षरता दर बढ़ गई है लेकिन बच्चे समझदार नहीं बने हैं।
आज भी हम बेरोजगारी की समस्याओं से ही गुजर रहे हैं, अनपढ़ता से ही गुजर रहे हैं। क्योंकि कहा जाए तो अनपढ़ता नहीं तो क्या है कि भारत की ऐसी दशा होती चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि हम विकसित होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत कभी विकसित होगा ही नहीं जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, और आप भी इस बात को मानते हो, जितने भी पेरेंट्स हैं ये भी बात मानते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, जो होना चाहिए वो उस बेस पे नहीं चल पा रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों के लिए कि सरकार दिन प्रतिदिन जो है नए नए सिस्टम बनाती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम गिरता चला जा रहा है सिर्फ अपनी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और कहने के लिए कि भारत साक्षर है। लेकिन किस बात का साक्षर? साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वो साक्षर कहलाते हैं। लेकिन आज तो देखिए 10वीं वाले बच्चे भी ना किसी चीज़ को समझ सकते हैं, ना विचार कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो ये साक्षरता दर किस बात के लिए कहा जा सकता है? लेकिन चलिए, ये तो भारत की अपनी समस्या है, इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते। कहते हैं हम लोग तो आम हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें खास। हमारा क्वेश्चन तो यही है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बी आपका सही जाएगा। ठीक है, केरल। तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ साक्षरता दर उतनी अधिक नहीं है। तमिलनाडु में भी नहीं है, पुडुचेरी में भी नहीं है। केरल जो है साक्षर दर में नंबर 1 आता है। यहाँ पर सभी लोग जो है एजुकेटेड होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर केरल जो है स्थान है, जहाँ पर साक्षरता दर जो है काफ़ी अधिक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी? क्वेश्चन साफ है कि 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी। देखिए, 1857 में क्रांति हुआ था भारत में, लेकिन उससे पहले ये क्रांति किस देश में हुई थी, जिसको देख के 1857 में भारत में भी क्रांति हुई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। विच कंट्री experience a revolution period of 1857? You know that question is very interesting. Which country has experienced a revolution period to be 1857? ऑप्शन पे अगर नज़र डाले तो ए कहता है भारत, बी कहता है फ्रांस, सी कहता है दोनों में से एक क्रांति का अनुभव किया था। दोनों में से एक क्रांति का अनुभव तो किया था। डी कहता है किसी ने भी क्रांति का अनुभव नहीं किया था। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और समझने वाली बात है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई थी, उससे पहले कहाँ पर क्रांति का जो है हमें दीदार करना पड़ा था। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि 1857 से पहले फ्रांस ने एक क्रांति का अनुभव किया था। 1857 से पहले फ्रांस में एक जो है क्रांति हुई थी। फ्रांस की स्थिति के कारण एक क्रांति हुई जिसमें देश में परिवर्तन लाया गया। परिवर्तन में परिवर्तन को देखने को मिला, तो वो फ्रांस थी। फ्रांस में जो है 1857 से पहले क्रांति हुई थी और इसको देख देख के भारत ने भी क्रांति की थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी, तो वो हुई थी फ्रांस में। 1857 में तो भारत में हुई थी, तो ये बी ऑप्शन जाएगा। उससे पहले के पूछ रखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान भाग में चलने वाली हवा क्या कहलाती? देखिए, ग्रीष्म ऋतु आती है, बहुत गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में जो हवाएं उत्तरी मैदान में चलती है उस हवा को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है। तो क्वेश्चन है यार, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लान in a summer is known as, the wind blowing in the northern plan is the summer is known as, क्या उसको एक काला बैसाखी के नाम से हम जानते हैं, या उसे लू कहते हैं, या सी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, या डी में से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में हवा चलती है, उस हवा को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते क्या हैं? तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ी एक बात समझना पड़ेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में दशा के दौरान सबसे चलने वाली तेज़ गर्म शुष्क हवाएं होती है, जिसको हम लू का नाम देते हैं। कहते हैं ना उत्तरी भारत में लोग की लू लग गई है, बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती है, लोगों को जाना दुश्वार हो जाता है।
और ग्रीष्म काल की जो है अवकाश भी स्कूलों में छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि गर्म गर्म हवाएं जो है चलती है और कितने लोग जो होते हैं इसी हवा के चपेट में आ जाते हैं, जिनके शरीर से जो है सारे पानी चूस लेते हैं, यानी डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़े जो है गर्म लू के कारण होता है। और ये शीत ऋतु में जो है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान भाग में ये बहुत ही चलने वाली हवाएं होती है, जो जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन वही बात आ जाती है कि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक क्या है। देखिए मंदीग्रस्त जो अर्थव्यवस्था बनती है तो उसमें कौन सी बात जो है मेन रखी जाती है, आखिर मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था के कौन सूचक होता है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है कि व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक्स। यू नो दैट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमिक्स। ऑप्शन पे अगर आप नज़र डालोगे तो बेरोजगारी, बी गरीबी, सी दोनों, ए और बी दोनों बात सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो आपको एक फैक्ट दिमाग में रखना चाहिए, द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज द इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमिक्स। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्सेज दे नेचुरली अपेयर टू द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होता है उस देश की बेरोजगारी है। और आपको शायद पता भी होगी कि भारत से बेरोजगारी कभी नहीं जाएगी, चाहे जो सरकार जितना भी पीठ थपथपा ले, भारत से बेरोजगारी नहीं जाएगी। और इसका कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम है। मान लीजिए सभी बच्चे पास हो जाते हैं तो सब तो बेरोजगारी हो जाएंगी, लेकिन अगर शक्ति होती, इम्पोर्टेंस होती, तो बच्चे भी मेहनत करते हैं और मेहनत के जो है फल के बारे में समझते हैं, और वो कोई ना कोई काम धंधा अपना जीवन के चलाने के लिए जरूर अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, समझ दिया है। लेकिन आजकल क्या होता है, आज कहीं भी चले जाइए घूसखोरी, पैसा खोरी। आज तो ये माता पिता का विचारधारा हो गया है कि बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है कि हम उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लें, हम तो ऐसे भी सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। और ये होता है, आज कहीं भी किसी भी बोर्ड में चले जाइए, वहाँ गोरख धंधा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम मजबूत कहाँ हुआ, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आज देखा जाए तो पढ़ा लिखा लोग जो हैं रोडों पर रेडियां लगा रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग सब हैं वो बड़े बड़े अफसर बन के बैठे पड़े हैं, सारे के सारे पैसे की बदौलत। कभी आपने सुना है या कभी देखा है कि अमीर बाप का बच्चा होगा वो कहीं रेडी लगा रहा हो? कहीं देखा ही नहीं होगा। ये बहुत विचित्र बात है, क्योंकि आखिर उनके बच्चे में होता ऐसा क्या स्पेशल है कि वो हमेशा बड़े ही लोग बन जाते हैं? क्या स्पेशल होता है? मैंने तो आज तक देखा नहीं, कुछ स्पेशल तो मुझे नज़र कभी आया ही नहीं। वो तो हमसे भी अनपढ़ होती हैं, क्योंकि कारण ये है ना कि पैसा है। आजकल देखिए मैक्सिमम बंदे जॉब पर वही लगे रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे, जिनके माता पिता भाई बहन कोई ना कोई जॉब पे रहता है। वो अपने उनके बारे में पता होता है, जॉब के बारे में, वो कैसे न कैसे अपने डाल ही लेते हैं। और रिश्वतखोरी तो आज भारत से कभी जाएगी नहीं, ये मैं क्लियर बोल सकता हूँ। हर क्षेत्र में आप रिसर्च करके देख लीजिए, हर जगह आपको रिश्वतखोरी की सबसे बड़ी जो है विडम्बना मिलेगी। कहते हैं ना सरकार सब कि वीडियो बनाइए, अरे खाक का वीडियो बनाया जाए, पहले तो अपने क्षेत्र को संभालिए। कभी बाहर निकल के देखिए कितनी चल रही है गोरख धंधा। कहते हैं आपने पानी फ्री किया, लेकिन पानी के नाम पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप तो सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देते हो फटक से, हम ये करेंगे। आप बेवकूफ़ तो लोग होते हैं जो इनके बकवास बातों पे आ जाते हैं कि भाई नहीं सरकार तो पानी दे रही है फ्री, ये दे रही है। अरे कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तभी तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है कि इनकी गोरख धंधा ख़त्म ही नहीं हो रहा है लोग बरगलाने की, और लोग जो है समझदारी लगा नहीं रहे हैं। रीजन्स क्या है? पढ़े लिखे ने ढंग के नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो इतने सारे किताबों में यही बात लिखी गई है। देखा जाए तो अगस्त कामटे हो, इतने बड़े सोशोलॉजिस्ट हो, ये सारे के सारे इसी राजनीति से दुखी थे, क्योंकि वो राजनीति को बदलना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, एक आदमी क्या कर सकता है। कहते हैं अगर गांधी जी भी अकेले निकलते तो शायद वो भी वो कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि गांधी जी का विचारधारा सही था, उचित था, इसलिए सभी लोग उनके साथ थे। लेकिन आज सिर्फ दिखावा
करने के लिए जो है लोगों को इकट्ठा की जाती है, उनको लालच दी जाती है कि आपको 500-500 रुपया देंगे, चलिए रैली में चलिए, मारपीट कीजिए। तो ये सब बातें गलत है, तभी तो बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होती है वो बेरोजगारी होती है। आपको समझ में आ गया? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होता है बेरोजगारी, ये ऑप्शन है यहाँ पर। दोस्तों बात यहाँ पर सही होती है तभी मैं जाके जो है कुछ आपके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आंख बंद के कभी भी इलेक्शन हो या किसी चीज़ को, किसी लोग को न चुनिए, इससे देश की भविष्य खराब हो रहा है। आज देखिए हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं और यहाँ 25-24 तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए हमारा देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे अर्थव्यवस्था है, कैसा हमारा समाज है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को 15% तक बढ़ाने का प्रयास किया है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। आपको उस योजना के नाम बताना है जो 18 से 23 वर्ष के आयु के वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को 15% तक जो है बढ़ाने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन है यार, विच प्लान इन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज अ हाई एजुकेशन ऑफ 18 to 23 years age group to above 50%? You know that questions here, which plan is in order to be increase the involvement in a high education of 18 to 23 years age group to the 15%? तो क्वेश्चन देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन भी देखिए, 11वां था वो योजना, या 9वां था, या सी कहता है 12वां था, या डी कहता है 10वां था, जिसने 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन की जो है 15% तक बढ़ा दी। तो बात तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है, लेकिन समझना भी क्वेश्चन जरूरी है, और क्वेश्चन समझ से ही आप जो है इसकी वास्तविकता को समझ सकेंगे। तो देखा जाए तो 11वीं योजना में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा को नामांकन को 2011-2012 तक 15% की गई थी, और 12वीं योजना के अंतर्गत 21% तक बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2011 से 12 में जो है 18 से 23 वर्ष की आयु के जो है वर्ग के बच्चे थे, उनमें जो है 15% शिक्षा को बढ़ाने की योजना रखी गई थी 2011 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% तक कर दी गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के प्रावधान को जो है लागू की गई थी। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा। उस पुस्तक का क्या नाम है? क्वेश्चन समझ में आया? कि देखिए एक पुस्तक है जिसमें विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बीच शक्ति का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है कि वो पुस्तक कौन थी जिसमें जो है इन शक्तियों को विभाजन करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। द क्वेश्चन है, इन द बुक Montesquieu is a purpose or division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary. Identify the book. You know that. The identify the book. Question is very interesting. But you know that is the most important fact here. In the trustees administrations related to the constitutional system, a government with the separation of power and preservations of legislatives and civil liberties and the end of slavery mean here। इस ग्रंथ में मोंटेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण, वैधता और नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के गुलामी के अंत के साथ सरकार के संवैधानिक प्रणाली का वकालत भी की। देखा जाए तो वो किताब का नाम जो था कानूनों का आत्मा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, कानून का आत्मा।
जिसमें विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कॉलम ए और बी में सही विकल्प का जो है आपको चुनना है कि सही विकल्प क्या है, कौन सा कॉलम जो है सही विकल्पित है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए कह रहा है प्रचंड बेरोजगारी, कॉलम बी में इसका अंतर्गत बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्या प्रचंड बेरोजगारी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है? क्या ये कॉलम सही है? दूसरा है बी अधिशेष श्रम, अधिशेष श्रम का जो है बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। क्या ऐसा सही है? सी कह रहा है कि बाजार गतिविधियाँ, बाजार गतिविधियों में क्या गैर लाभकारी बात है? या डी सर्व शिक्षा अभियान जिसमें माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की गई है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है। क्वेश्चन को यहाँ समझना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई रिपीट इन इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए, डिग्रेडेड अनएम्प्लॉयमेंट reasons here found in the industry area. Option B, surplus labor has a move to be a primary sector. Option C, market activity are non-profitable. And option D, Sarv Shiksha Abhiyan, the individualization of secondary education. You know that question is very interesting. But first of all, one fact is most important. Sarv Shiksha Abhiyan is the SSA is the world's most successful school program in India. It was launched to be achieve the goal of universalization of element of education in the country. It is a focus on the compulsory education to the children in the age of group 14 year. इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि भारत सरकार ने जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। सर्व शिक्षा अभियान भारत में दुनिया का सबसे सफल स्कूल कार्यक्रम है। इस देश में जो है आरंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अब वर्ष 2014 की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पर केंद्रित किया गया था। यानी भारत में जो है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। अच्छी बात है, कहते हैं बच्चों को 14 वर्ष तक जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा भी ऐसी हो जो उनको समझदार बना दे। क्योंकि कहते हैं एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है। जब तक हमारा भारत में हर एक बच्चा समझदार नहीं बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा, तब तक देश को जो है कोई भी बहुत ही आसानी से जो है बरगला सकता है। कहते हैं अंग्रेज़ों के समय जब भारत में वो अंग्रेज़ आए तो उसमें शिक्षा का स्तर कम था, लेकिन जब शिक्षा का स्तर लोगों में बढ़ा तब वो अंग्रेज़ों की जो है बातों को समझ सके। आज भी वही सिस्टम है। अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा तो ये जो राजनीतिक में इतनी उथल पुथल होती रहती है, आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो क्या जनता ये बात समझती नहीं है कि ये सब ढोंग है, सब प्रपंड है, सिर्फ सीट पाने की एक लालसा है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ सकता कि अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपको डर काहे को है। कहते हैं जो अच्छा राजनीति कर रहा है, जो देश में भलाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डर किस बात का है। और जो फालतू के लोगों में उल्टे पुल्टे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो गलत है ना। कहते हैं हमारे देश में किसान आंदोलन एक आम सी बात बन गई है, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता है कि इस आंदोलन से वो भी एग्ज़ाम के समय कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा। शायद ना तो ये मंत्री लोग नहीं समझ पा रहे हैं, न किसान लोग समझ पा रहे हैं कि हम इस आंदोलन को आगे भी तो रख सकते थे, या हम पहले ही दिसंबर में कर लेते। ज़रूरी है बच्चों के एग्ज़ाम के समय ऐसी हालात पैदा करना। तो हम क्या कहें, हमारे देश के ना कोई नेता सही है ना कोई लोग सही है। कहते हैं इसके कारण बहुत से बच्चों को जो है एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आ रही है। वो टेंशनों में भरे रहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग जाने तक भी नहीं देते। रोड जाम कर रखे हैं, ये जाम कर रखे हैं। अरे आप दिखाना क्या चाहते हो, किस बात को दिखाना चाहते हो। सरकार से लड़ना है लड़ो, लेकिन एक समय काल देखो ना कि जहाँ पर जो है हमारे बच्चे के भविष्य खतरे में ना पड़े। सरकार क्या करेगी, बच्चे पेपर नहीं देंगे
तो रीज़न ये बताया जाएगा कि भाई उनको किसान ने रोक दिया, जाने का रास्ता नहीं था, नहीं गया। या तो बच्चे का किस्मत खराब होगा, ज़िंदगी बर्बाद होगी, या सरकार बाद में क्या करेगा, अनपढ़ से अनपढ़ बच्चों को पास करके रख देगा। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ। बात आपने सरकार की माननी है, ये रखना वही बात सब है, होना वही चीज़ है, लेकिन फिर भी ये दिखावा किस लिए? अरे भाई एग्ज़ाम हो जाने देते फिर कर लेते, या एग्ज़ाम से पहले कर लेते। भाई ये कहते हैं ना, साल भर माता पिता जो होते हैं बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, कहते हैं कि बच्चे मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन पैदा होती है, जब हड़तालें होती है, लोग रोड क्लोज करते हैं, लोग क्या कहूँ मैं तो खुद दुखी हो जाता हूँ ऐसे सिस्टम को देख के। अपने लोग तक को भी जाने नहीं देते उस रास्ते से, और जब जाने की कोशिश करो तो मारते हैं थप्पड़। ये कैसा सिस्टम है? कहते हैं आप लोग क्या करके दिखाना चाहते हो? अगर आपको क्रॉस करना है, रोड जाम करना है, तो जाके उन मंत्रियों करो ना जिनसे आपको बात मनवानी है, उनकी रोक दो। आम बच्चों को जिन्होंने पेपर देने जाना है, जिनका भविष्य लटका हुआ है, मझधार में जिन्होंने रात रात भर दिन दिन में पढ़ के अपनी जो है पेपर को क्रैक करने की सोची है, उनकी पेपर क्यों खराब करने में लगे हुए? तो देखा जाए दोस्तों, आज न तो शिक्षा का स्तर सही बन रहा है, न लोगों की समझ बन रही है सही। सिर्फ उनको अपना मकसद निकालना है। कहते हैं ऐसे आंदोलन में हमेशा जो है गलत लोग जो है फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और रह जाता है सिर्फ उन माता पिता जिनके बच्चे इस आंदोलन में खो जाते हैं, उनमें सिर्फ आंसू भरा रह जाता है। वो पैसे लेके करेंगे भी क्या? कहते हैं अपनों को खो के पैसा महत्वपूर्ण नहीं बनता है, लेकिन इस आंदोलन से न जाने कितने बच्चों का भविष्य भी जो कहते हैं अंधकार की कोठरी में समा जाता है। लेकिन ना तो ये बात सरकार समझती है और ना आम लोग समझते हैं। तो यही बात यहाँ आता है कि सर्व शिक्षा अभियान, आपका यहाँ आंसर सही जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता है। सरकार जो है 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान यानी हर बच्चा जो है पढ़े और आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो है अभिकथन, एक कथन के कारण आर का कथन आता है और सही विकल्प आपको चिन्हित करना है। यानी यहाँ पर अभिकथन होगा और कारण आपको दी जाएगी, उसी के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उसके अंतर्गत करना है। यानी सॉल्यूशन के रीजनिंग की जो ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो अभी की एजुकेशन ये बताना चाहता है कि आपको हर चीज़ के लिए सक्षम करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए अभिकथन ये कहता है, यानी दावा ये है कि एक टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य का प्रतीक है। देखिए एक टूटी हुई श्रृंखला जो है मुक्त होने का कार्य का प्रतीक है कि मुक्त हो गए आप कार्य से। टूटी हुई श्रृंखला का अर्थ ये होता है कि आप कार्य से मुक्त हो गए। और कारण क्या बताया जाता है कि दासों को बंधनों के लिए जंजीरों का उपयोग किया जाता था। देखिए दासों को बंधनों के लिए जंजीर का उपयोग किया जा रहा था, ये बात तो सत्य थी। अगर हम इसी को समझने की कोशिश करें तो देखिए इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके जो है वास्तविक अर्थ निकालना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन है associations, a broken chain stand for the act of becoming a free. You know that association here, a broken chain stand for the act of becoming a free, and the reasons here, a chain were used to be a felt slab. तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखा जाए तो ऑप्शन ये कहता है कि दोनों ए और आर सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, बी कह रहा है दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य को प्रतीक है, यानी टूटी हुई श्रृंखला मुक्ति होने का एक प्रतीक है, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दासों के बंधनों के लिए जंजीर का उपयोग की जाती थी। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का उपयोग किया जाता था और दासों को जंजीर को तोड़ देने को मुक्ति कहते थे। तो इसका मतलब ये दोनों बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी इस दोनों ही सही जाएंगे, लेकिन ऑप्शन तो एक हमें सही चुनना है। लेकिन एक बात देखिए, क्या ये इसकी पुष्टि, ये जो है आर जो है ए की पुष्टिकरण कर रहा है बेशक नहीं कर रहा है, क्योंकि
दासों के बंधनों की जंजीरों का उपयोग की जाती थी। जब ये बंधन टूट जाती थी तो दास जो होते थे मुक्त हो जाते थे, और मुक्ति जो जंजीर टूटने का प्रतीक था। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है आपका, कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने की ज़रूरत है, और चलिए आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। क्वेश्चन है कि रूसी नेता की पहचान करें। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक रूसी नेता है, इनका पहचान करना है कि आखिर ये है कौन, इनकी क्या विशेषता थी। रूसी नेता है ये, आपको इसकी पहचान करना है। तो क्वेश्चन है यह, आइडेंटिफाई द रशियन लीडर। यू नो दैट ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ लीडर इज अ शो हियर, लीडर पिक्चर शो ऑन योर स्क्रीन। आइडेंटिफाई द रशियन लीडर, नेम द रशियन लीडर, हु इज दिस। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो क्या ए लेनिन है ये, या जोसेफ स्टालिन है, या सी जार निकोलस तृतीय है, या अलेक्जेंडर एरिकेन्स्क है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा, टीचर निकोलस II was the last emperor of the Russian king of the Poland, and Greenland Dukes of there is a Finland. He was abdicated to the 1917. दोस्तों इसका मतलब यही होता है, यही बनता है कि जो आपके स्क्रीन पे नेता दिख रहे हैं जार निकोलस द्वितीय हैं, जो रूस के अंतिम सम्राट थे और पोलैंड के राजा, और फिनलैंड में ग्रेस ड्यूक थे, और 1917 में उन्हें त्याग पत्र दे दिया था। 1917 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ये जार निकोलस द्वितीय थे, तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी सही है, जार निकोलस द्वितीय हैं ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि सामाजिक बहिष्कार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि सामाजिक बहिष्कार। देखिए सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, सामाजिक बहिष्कार का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनती है कि व्हाट इज द मीन बाय द सोशल एक्सक्लेशन हियर। यू नो दैट व्हाट मीन बाय द सोशल एक्सक्लेशन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकारों से बाहर रखा जाता है। क्या ये सामाजिक बहिष्कार होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार से बाहर रखा जाता है, या बी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, या सी वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों या समूहों को उन सुविधाओं और अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका आनंद आम लोग उठाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार का मतलब तो वह प्रक्रिया ही है जिसे विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बी डी में कोई नहीं तो होगा नहीं, वह पर जिसके द्वारा व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते ये भी होगा नहीं। यहाँ पर द्वंद्व ए और सी में रह जाता है कि इसमें जो है बाहर रखा जाता है विशेष अधिकार से। तो इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा जो ज़रूरी है, जो समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि आखिर social exclusion is meant to be a situation which individuals are unable to participate in the political, economics and social scenario and they do not enjoy any benefit is opportunity। तो यही बनता है कि सामाजिक बहिष्कार का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, उन्हें कोई लाभ या अवसर नहीं मिलता है, वो समाज से अलग हो जाती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत करते हैं तो समझ जो है समाज जो है उसको बहिष्कृत कर देती है, समाज से बाहर कर देती है। तो देखा जाए इसमें ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों और समूहों को उन सुविधाओं और अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका आनंद आम लोग उठा रहे होते हैं, यानी आम लोग की तरह जिनकी उनकी रह नहीं जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जरूरी है, तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों कुछ विशेष अधिकारों से बाहर, विशेष अधिकार नहीं, वो सारी सुविधाएं जो आम लोग आनंद उठाते हैं उन सभी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उसे हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल साफ और क्लियर है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, नो दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी मंत्रिपरिषद के द्वारा, या सी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात समझ की ये है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय देयर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यू नो दैट द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। मीन्स हियर द मीन इज क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यानी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्गत होती है। यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड होता है, प्रधानमंत्री भी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जो है मुख्य न्यायाधीश ही अपॉइंटमेंट देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही जाएगा। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुलर झील जो है स्थित है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुलर झील स्थित है। देखिए किस राज्य में हो सकता है। तो क्वेश्चन है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। द क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट is a Muller Lake localized? You know that question in which of the following states is a Muller Lake localized? क्या ए राजस्थान में है, या बी उत्तर प्रदेश में है, या सी पंजाब में है, या डी जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला बात है। द मुलर लेक टू बी जम्मू कश्मीर इन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देखा जाए तो आंसर यहाँ पर डी बनेगा, जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है मुलर झील है। और देखा जाए तो ये जो है ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील है पूरे भारत में। ठीक है, यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, पूरे भारत में सबसे जो है ताज़े पानी का झील जो है मुलर झील ही है, और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि अभिकथन ए के कथन के बाद कारण बी का कथन आता है और सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है यहाँ पर। और यह क्वेश्चन है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है। चलिए ये बात तो सही है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। कारण ये कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न कुल उत्पादन घट जाती है। देखिए ये बात भी सही है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, जो हम कृषि करते हैं, उन्हें कुल उत्पादन में घट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, acceleration is a drought to create a shortage of food in affected area. The drought create a shortage of food in the affected area. The reasons here, due to the natural climate is the total production of food gain as decrease. You know that question is very interesting. Acceleration is a drought create a shortage of food in the affected area. And reason here, due to the natural climate is total production of food grain decreasing. तो क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ है। ऑप्शन यही रहेगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। बी यही कहेगा कि दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी है ये सच है, सत्य है, लेकिन आर गलत है। डी ये कहेगा कि ये गलत है और आर सत्य है। तो यहाँ पर अगर बातों को समझे और हम विचार करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखेगा।
कि ऑप्शन क्या सही है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी तो हो जाती है, तो बात सच्ची सही है। और प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन क्या आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर पा रहा है? देखिए, प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। क्योंकि अगर ये घटेगी तो सूखे में प्रभावित, ऐसे भी आप एनालाइज कर सकती हो कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, जिसके कारण सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। देखिए, कर रहा है ना, पूरे सेंटेंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का स्पष्टीकरण हो रहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं उगाया है। एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं को उगाया है। प्रत्येक वर्ष किसान की खपत सामान्य रहती है। खपत के बाद बचे हुए गेहूं का पूरा उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी से दुगनी हो जाती है। तो दी गई जानकारी के आधार पर तालिका को आपको पूरा करना है। तो यहाँ देखिए, वर्ष उत्पादन उपभोग अधिशेष इक्वल टू उत्पादन माइनस अगले वर्ष के लिए उपयोगी पूंजी। देखिए, वर्ष एक कह रहा है 100, फिर 40, 60, 60। वर्ष दो में हमें पहले पता करना पड़ेगा कि जो ऊपर जो 100 था उसकी जगह नीचे क्या आएगा। दूसरा है 40, 80, 80। तीसरा कह रहा है 160, 120, 110, 120 और बी क्या आगे आएगा। तो यहाँ बात समझने वाली है, सोचने वाली है और दिमाग लगाने वाला है। देखिए, पहले की गणना यहाँ किया जाए तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको यहाँ विकल्प भी दिए गए हैं और सही विकल्प की जो है यहाँ पर आपको चुनाव करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, अ फार्मर हैज़ अ ग्रोथ ऑफ व्हीट ड्यूरिंग टू डिफरेंट ईयर, ईच ईयर कंजप्शन ऑफ द फार्मर रिमाइन द सेम, द वॉल ऑफ सरप्लस what after consumption in use of capital for next year production. Each year to production is twice the capital used to the production, and complete the table on the basis of given information. Know that question is very interesting. A given year formula, year production consumption surplus is equal to production minus consumption capital for next year. अगर इस बात को अगर समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा समझ लगाओगे, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 40, 60 और 60, यहाँ पर 40, 80, 80, यानी 80, 80। दो बात तो यहाँ सही है कि दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा। ठीक है, दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बात यहाँ आता है कि 100 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 60 आता है। ठीक है, तो 80 हम किस में से माइनस करेंगे? ठीक है, हम 40 किस में से माइनस करेंगे? जो 80 आएगा, किस में से करेंगे? दिमाग लगाइए। ये बात ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करता है कि हम अगर 100 की हमें फार्मूला भी दे दिया हुआ है ना, हमें देखिए फार्मूला में उत्पादन कितना हुआ? 100 हुआ, और अगले वर्ष के लिए उपभोग पूंजी कितनी रह गई? 40। तो हम 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60, 60 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 80 किस बेस पे आएगा 40 माइनस करने पर? तो देखिए, अगर 120 लेते हैं, अगर 120 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बात सही है ना? 120 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है अगर 120 में से 40 माइनस करिएगा तो 80 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ ए और बी सही जाएगा। लेकिन हमें चुनना तो एक को ही है ना, या तो ए या बी। लेकिन यहाँ पर देखिए, वर्ष 3 में जो है 160 से 140 और 120, तो अगला डिजिट क्या आएगा? जैसे आपने ऊपर देखा होगा वर्ष 1 और वर्ष 2 में
कि लास्ट के 2 डिजिट जो है सेम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही बात बोला था, कि प्रत्येक वर्ष किसान की खपत सामान्य रहती है, प्रत्येक वर्ष जो है खपत सामान्य रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर 60 2 बार है, 80 2 बार है, तो यहाँ पर 120 2 बार होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का भी एनालाइज करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि भावर की चौड़ाई कितनी है। भावर नदी है और भावर की नदी की चौड़ाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। द नेम व्हाट इज द वेट ऑफ द भावर, यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द वेट ऑफ द भावर, और इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये याद करके ही हम कर सकते हैं सोल्यूशन, क्योंकि ऐसे तुक्का लगाना सही नहीं होगा। और यहाँ ऑप्शन बताया गया है कि 8 से 19 किलोमीटर, बी कह रहा है 8 से 16 किलोमीटर, और सी कह रहा है 16 से 30 किलोमीटर, या डी 8 से 26 किलोमीटर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि भावर की चौड़ाई कितनी हो सकती है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें, अ नैरो बेल्ट lying parallel to the Shivalik is known as a bhavar. The parallel to the Shivalik is known as a bhavar. The width of this belt about 8 to 16 किलोमीटर। इसका मतलब देखा जाए तो यही कहता है कि अगर हम पैरेलल चले तो शिवालिक को ही भावर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 से 16 किलोमीटर होगी। 8 से 16 किलोमीटर, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ सही है, 8 से 16 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम बताना है। देखिए ये नाम अगर आपको पता होगा तो फटाक से बता दीजिएगा कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। देखा जाए तो ऑप्शन कह रहा है पहला मंजूली द्वीप, बी कह रहा है बैरन द्वीप, सी कह रहा है बेनाडू द्वीप, या डी कच्छ द्वीप। ये सारे ज्वालामुखी है, लेकिन आपको इसमें से जो है सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो के नाम बताना है कि कौन इसमें जो सक्रिय, जो विस्फोट हो सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट होती ही रहती है, कौन सी है। बात यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। द बैरिन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन द अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो देखा जाए तो यहाँ आंसर जो है बी पर इशारा कर रहा है। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में पाई जाती है, और ये भारत के किस क्षेत्र में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये काफ़ी खतरनाक है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये हमेशा सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए नर्मदा नदी का जो है वो कहाँ से शुरू होती है, क्वेश्चन साफ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन है हु लीड टू द रिवर ऑफ नर्मदा हैज़ द सोर्स एट। द रिवर नर्मदा हैज़ इट इज द सोर्स एट, यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द रिवर नर्मदा हैज़ द सोर्सेज एट हियर। ऑप्शन ए कह रहा है सतपुरा, बी कह रहा है ब्रह्मगिरी, सी कह रहा है अमरकंटक, डी कह रहा है पश्चिमी चटल्स की ढलाने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। द सोर्स ऑफ नर्मदा इज द स्मॉलेस्ट रिजर्वायर नोन एज द नर्मदा कुंड। देयर इज स्मॉलेस्ट रिजर्व known as the Narmada Kund. It is located in the Amarkantak. On the Amarkantak is a plateau in the Anupura district of Sahdol zone of the eastern Madhya Pradesh. The mean here देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि नर्मदा नदी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, और नर्मदी का स्रोत का एक छोटा सा जलाशय है
जिसे नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। और यह पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र में जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार के अमरकंटक में स्थित है। तो इसका मतलब जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक हुआ, यानी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। आप सोचिएगा कि नया युद्ध क्या है, नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया। तो क्वेश्चन तो हमारा साफ यहाँ पर यही है कि जो नया युद्ध था, जिसको नाम नया युद्ध दिया गया, उसका जो है नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर। हु लीड टू बी नया युद्ध, हु लीड टू अ नया युद्ध। क्या ए भीमराव अंबेडकर थे इसके नायक, या बी चौधरी DVI लाई थे, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डी मोतीलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है कि आखिर नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो वन फैक्ट है इम्पोर्टेंट, चौधरी देवीलाल देन ऑपोजिशन लीडर टू लीड टू द मोमेंट इज कॉल्ड नया युद्ध एंड द फॉर्मेट न्यू पार्टी ऑफ लोकदल। तो देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ आंसर है बी चौधरी देवीलाई जो थे नया युद्ध के नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर जो DCVI दिया हुआ है गलत यहाँ पर बन गया है, ये देवी है, यानी चौधरी देवीलाई जो है इन्होंने जो है नया युद्ध का नेतृत्व किया था। और ये जो थे नए पार्टी लोक दल के सदस्य थी और इन्होंने नया युद्ध का जो है पूरा नेतृत्व अपने कंधों पे लिया था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति विभाजित होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति जो है अलग अलग दलों में विभाजित होती है, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो देखा जाए तो वो किस क्षेत्र में विभाजित होती है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन मेकिंग पावर इज डिवाइडेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन मेकिंग पावर इज डिवाइडेड इन द। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ए विधायक को मिलता है, या बी कार्यकारी को मिलता है, या सी न्यायपालिका को मिलता है, या डी सभी को मिलता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि भारत में लोकतंत्र होने के नाते शक्तियों का विभाजन किस प्रकार की जाती है। देखा जाए तो भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति 3 अलग अलग अंगों कहते हैं, जिसे 3 टायर कहते हैं। और 3 टायर्स में विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन A, B, C सभी सही हैं। विधायक, कार्यकाली, न्यायपालिका सभी को जो है शक्ति की विभाजन की जाती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका सही है और आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और ये एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो इसको अच्छे से कीजिए, समझिए, विचार कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा नहीं, और नहीं पहुँचेगा तो ना तो हमारा भारत देश जो है आगे बढ़ पाएगा, ना हमें सच्चाई से हमें दीदार हो पाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और सच्चा ज्ञान ही उसको वास्तविकता से जो है अवगत करा पाएगा। और इसमें और देश के भविष्य में जो है अच्छे लाने के लिए आप एक कदम उठा सकती हो, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे ही कल के भविष्य हैं। और भविष्य अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज़रूर हमारा जो है देश की तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं मैंने जितने भी किताब पढ़े हैं, जितने भी देखे हैं, सब में शिक्षा को ही महत्ता दी गई है, लेकिन भारत सरकार शिक्षा को महत्ता दे के नहीं दे के जो है गलत चीज़ों का अनुसरण कर रही है, जो गलत है। और इसमें आप शेयर करके ही इन सभी बातों का जो है अनुसरण कर सकते हो। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है
अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, और सारे वीडियो जो बहुत ही आसानी से यहाँ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 6 से MA तक कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।